Okay, we have to discuss. I was being told to discuss something with you. Okay, so we are going to discuss about this. जिन्होंने पहले ऑलरेडी ओरिएंटेशन लिया हुआ है, okay, then they need not to take. Okay, and if there is any kind of student who is going to take the orientation for the very first time, तो वो सुन सकते हैं, कुछ important लगे तो उसके बारे में लिख सकते हैं. Okay, else those who have took the orientation या फिर जो last year या फिर current year में मुझसे पढ़ चुके हैं, उन्हें ओरिएंटेशन लेने की जरूरत नहीं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. बी अटेंटिव. सो बेसिकली व्हाट इज ओरिएंटेशन? इन दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ लेक्चर वी यूज्ड टू डिस्कस अबाउट कि व्हाट इज एग्जैक्टली द सिविल सर्विसेज अबाउट. ओके, सिविल सर्विसेज होता क्या है, एग्जाम कैसा है, whatever the important information will be there, you can write about that. Okay, एक पेन और रजिस्टर साथ में रख लीजिए और जो जो इंफॉर्मेशन आपको यूजफुल लगे कि हाँ इंपॉर्टेंट है, काम आ सकती है, तो उसके बारे में आप लिख लीजिएगा. ओके, इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ ट्रबल विद द ऑडियो और द वीडियो प्रॉब्लम, तो आप डायरेक्टली मैनेजमेंट से कांटेक्ट कर लीजिएगा. मेरे हाथ में यहाँ में कुछ भी नहीं है. ओके, सो लेट्स जस्ट डिस्कस अबाउट दिस. सो व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट, देयर आर टू थिंग्स दैट यू शुड रिमेंबर. वन इज द यूपीएससी एज अ बॉडी, ओके, एंड द सेकंड इज द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन. पहली बात तो ये याद रखनी है हमें, that is the name of our examination is civil services. We are not preparing, or you are not preparing for IAS, IPS, IFS और IRS. आप इन सब चीजों के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे. You are preparing for an examination whose name is civil services examination. और उस एग्जामिनेशन को जो संस्था या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट करवा रही है, the name of that organization is UPSC. Everyone is clear with this or not? UPSC एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, इट इज अ गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये तो हमें पता है. ओके, गवर्नमेंटल में एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. बस इतना याद रखिए अभी के लिए, बाकी ये टॉपिक मैं आपको इंडियन पॉलिटी में पढ़ा दूंगा. ओके, तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इज देयर, जिसको हिंदी में बोला जाता है संघ लोक सेवा आयोग. ओके, कि दैट इट्स अ काइंड ऑफ कमीशन व्हिच कंडक्ट्स द एग्जाम. रिकमेंडेशंस देना फॉर द आईएएस, आईपीएस, उनके प्रमोशन, ट्रांसफर, पोस्टिंग्स, काफी चीजों के ऊपर रिकमेंडेशन, एडवाइजरी भी देती है ये ऑर्गेनाइजेशन. और काफी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, लोगों का ट्रस्ट है इसके अंदर. इट इज अ फेयर काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो टाइमली अपना एग्जाम कंडक्ट करती है और काफी ज्यादा ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी काफी अच्छी है इस ऑर्गेनाइजेशन की. द लोकेशन ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज धौलपुर हाउस. ओके, धौलपुर हाउस इज द लोकेशन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जहां पे ये पूरा कमीशन बैठता है. कमीशन में कौन कौन, एवरीवन इज क्लियर अप टू दिस? यहाँ तक सबको समझ आ रहा है थोड़ा बहुत? यस और नो? यहाँ पे सबको समझ आ रहा है ना कि व्हाट आई एम टेलिंग यू अबाउट द यूपीएससी? ओके ओके, चलो आगे थोड़ा बढ़ते हैं इसके अंदर. तो जब हम इसकी बात कर रहे हैं, तो यूपीएससी ऑर्गेनाइजेशन ये कैसे बना? ओके, तो जब यूपीएससी बनाया गया तो पहले इसके अंदर देखिए कैटेगराइजेशन ऑफ एग्जाम अलग होता था. जैसे हम लोग बदल गए टाइम के हिसाब से, वैसे ऑर्गेनाइजेशन में भी रिफॉर्म्स आते गए. तो इंडिया में देखिए पहली बात तो ना इतना पैसा नहीं है. वैसे तो आईएएस, आईपीएस सबका एग्जाम अलग होना चाहिए, बट इतना पैसा नहीं है सरकार के पास कि पूरे साल फिर तो एग्जाम ही करवाती रहेगी. अभी तो गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही है कि एक ही अम्ब्रेला के नीचे सारे एग्जाम हो जाए. आई थिंक सो काफी सारे स्टूडेंट्स को पता भी होगा वो, उसके बारे में मैं फिर आपको कभी बता दूंगा. ओके, अभी वो हमारे लिए ज्यादा जरूरी नहीं है. तो यूपीएससी को बनाया गया, दैट इज अ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसका काम क्या निकला कि इट विल कंडक्ट द एग्जामिनेशन टू वेरियस काइंड ऑफ पोस्ट, जिसमें से बेस्ट एग्जामिनेशन इज द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन. और भी बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट करती है ये, लाइक द सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट. ओके, इसके अलावा प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, नंबर ऑफ अदर एग्जामिनेशन, आईएफओएस इज देयर, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, बहुत सारे एग्जामिनेशन यूपीएससी कंडक्ट करवाता है. और इसको
इसके अंदर डायरेक्टली इंटरवेंशन नहीं हुआ करता किसी का, हालांकि जो इसके चेयरमैन होते हैं उसका जो नॉमिनेशन है वो खुद प्रधानमंत्री ही किया करते हैं, और भी बहुत सारे मेंबर्स होते हैं जो आपका इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, जिनको बोला जाता है बोर्ड्स। ओके, दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ मेंबर बोर्ड्स व्हिच conducts your interview. Okay, so UPSC is a governmental organization. It's a kind of the constitutional body which is mentioned in the Constitution of India. Constitution of India में इसके बारे में बिल्कुल अच्छे तरीके से बताया हुआ है कि यूपीएससी क्या है, कैसे काम करता है, और वो हम जिस एग्जाम को दे रहे हैं हमें उससे मतलब रखना है। ओके, तो हम तो सिविल सर्विसेज एग्जाम को दे रहे हैं, और सिविल सर्विसेज एग्जाम में बहुत सारी पोस्ट है। ओके, लेट्स गो इनटू द डिटेल ऑफ दिस। So civil services is the why it is being named civil services. What is the name? Why it is being named civil services? ये बड़ा समझने की चीज है। बड़े देखिए, अगर मैं एक एक पॉइंट को बताऊंगा तो हर एक पॉइंट की बहुत ज्यादा बारीकी है, बहुत डिटेल है। या तो सिर्फ आप सुनते रहिए या फिर जो जो इंपॉर्टेंट लगे लिखते रहिए। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द स्टेट, ओके, अकॉर्डिंग टू द स्टेट देयर आर टू काइंड ऑफ पीपल इनटू अ कंट्री। देश में सिर्फ दो ही टाइप के लोग होते हैं। कौन कौन से? एक सिविलियन और दूसरे मिलिट्री। एवरीवन इज क्लियर विद दिस और नॉट? एक सिविलियन और दूसरे मिलिट्री। तो जो पुलिस है वो सिविलाइज्ड पुलिस फोर्स होती है, और वो सिविलाइज्ड पुलिस फोर्स सिविलियंस के लिए बनी है। दुश्मन सिर्फ घर के अंदर नहीं होता, बाहर भी होता है। तो बाहर के दुश्मन से लड़ने के लिए एक और ऑर्गेनाइजेशन खड़ी हुई होती है जिसका नाम है मिलिट्री। ओके, तो स्टेट दो ही टाइप के, वो तो हमने डिवाइड कर रखा है, लोगों ने डिवाइड कर रखा है, हिंदू मुस्लिम सिख, कोई ऐसा नहीं है, तो सभी एक ही है, सभी एक ही है। तो यहाँ पे हमें ये तो अलग अलग लोगों के व्यू पॉइंट्स है। लाइक फॉर द मार्क्स, कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग देयर आर ओनली टू टाइप ऑफ पीपल, वन इज द रिच और सेकंड इज द पुअर। पढ़ाया ना मैंने आपको, प्रोलेटेरिएट एज वेल एज द बुर्जुआ क्लास। तो स्टेट के अकॉर्डिंग दो टाइप के लोग होते हैं, एक मिलिट्री होती है और दूसरे सिविलियन। सिविलियन क्लास कौन सी होगी? हम लोग। तो हम लोगों को संभालने के लिए, हमें ऑपरेट करने के लिए एक स्पेशल विंग बनाई गई है गवर्नमेंट की, विच इज बीइंग कॉल्ड एज द सिविल सर्विसेज विंग, दैट इज द सिविल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन। और व्हेन वी स्टडी अबाउट दिस विंग इन डिटेल, तो इसको हम क्या जानते हैं? दैट दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, या फिर इसको और क्या बोलते हैं? दैट दिस इज द स्टील फ्रेम ऑफ द कंट्री। ओके, ये स्टील फ्रेम होता है हमारे देश का और सबसे इंपॉर्टेंट पिलर होता है। इनके बिना काम नहीं हो सकता जो सिविल सर्विसेज होती है। तो सिविल सर्विसेज के अंदर अलग अलग टाइप की पोस्ट है। ओके, कुछ पोस्ट के बारे में मैं आपको बता देता हूं। जब हमारा क्लासरूम टीचिंग होगा तो मैं सब पोस्ट के बारे में एक बार सेपरेट बता दूंगा। ओके, फर्स्ट इज द आईएएस, then the IPS, IFS, IRS. ओके, IRS दो पार्ट में डिवाइडेड है, IT एंड C एंड E. ओके, फिर इसके बाद इंडियन रेलवे सर्विस, इंडियन ऑर्डिनेंस, ये टोटल 24 आप लगा लीजिए, बाकी मैं बताना जरूरी नहीं समझ रहा अभी। ओके, तो इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट सर्विस है वो कौन सी है? IAS। ओके, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, प्रशासनिक सेवा, या फिर ये कौन है? कार्यपालिका, जो कार्य देखेंगे पूरे सिस्टम का। तो जितने भी डिपार्टमेंट जब हम देखते हैं, चाहे वो ईपीएफओ हो, या फिर वो डिपार्टमेंट हो लैंड एक्विजिशन का, या फिर वो डिपार्टमेंट प्रोविडेंट फंड का हो, या फिर वो मैजिस्ट्रियल अथॉरिटीज का हो, किसी भी टाइप का डिपार्टमेंट हो, तो वो सबसे ज्यादा उसके अंदर ऊपर कौन मिलेगा? आईएएस। ओके, फिर एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसका बोला जाता है पुलिस। ओके, पुलिस का काम क्या है? पुलिस का काम है कि अंदर जो देश के अंदर जितनी भी गतिविधियां हो रही हैं, करप्शन है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं इसमें। पुलिस में नार्कोटिक्स बनाया गया है, एंटी टेररिज्म स्क्वाड बनाए गए हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। वो देखिए, शॉर्ट बता रहा हूं मैं। अगर आपको मैं सिर्फ टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं सिर्फ आपको आईएएस के बारे में बताने लग गया ना, तो उसके लिए 365 डेज भी कम है। ओके, तो 365 दिन भी कम पड़ेंगे सिर्फ आईएएस के बारे में बताने। और अगर मैं तब भी उसके ऊपर हर रोज 2 घंटे का लेक्चर लेता हूं, इफ आई एम टेकिंग अ लेक्चर ऑफ 2 hours अ डे रेगुलरली 30 days एवरी मंथ, तब भी 1 साल कम पड़ जाएगा आईएएस के बारे में जानने के लिए। तो मैं आपको सिर्फ एक शॉर्ट बता रहा हूं, जितना आप अभी जान सकते हैं और जितना मैं बता सकता हूं। ओके, तो सिर्फ सुनते रहिए इसके बारे में।
तो जब हम बात करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, तो ये सारा एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे। ओके, इंडियन पुलिस सर्विस, ये पुलिस को देखेंगे। नेक्स्ट इज द इंडियन फॉरेन सर्विसेज, बाहर के देश के लोगों के साथ कैसे रिलेशन रखने हैं, बाहर की कंट्रीज के साथ कैसे रिलेशन रखने हैं, उनके साथ कैसा कोऑपरेशन डेवलप करके रखना है, ये सारा काम किसका है? दैट इज ऑफ द इंडियन फॉरेन सर्विस। ओके, इंडियन फॉरेन सर्विस का वैसे एक और नाम है, इसको और भी बोला जाता है, दैट इज द डिप्लोमेटिक सर्विसेज। ओके, डिप्लोमेटिक सर्विसेज बोलते हैं इसे। देन द आईआरएस इज देयर। आईआरएस क्या हो गया? इंडियन रेवेन्यू सर्विस। इंडियन रेवेन्यू सर्विस का काम क्या है? रेवेन्यू कलेक्ट करना। रेवेन्यू कलेक्ट करना बहुत भारी काम है। लाइक यू हैव टू कलेक्ट द रेवेन्यू इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्म्स आर देयर। सेल्स टैक्स कलेक्ट करना हो गया। देन आफ्टर दैट you can consider about the income taxes to be collected, then the GST to be collected। तो GST जो है, अब इनका नाम क्या हो जाएगा? IRS जो है ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कमिश्नर हो जाएंगे। What with this or not? तो IRS दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। वन इज द IRS IT, that is the income tax, and second is the IRS C&D, that is the custom and excise। ओके, तो ये सारे लोग काम करते हैं। मेनली आप इन चारों के बारे में समझ लीजिए, बाकी सर्विसेज को आपको इतना इंटरेस्ट होता भी नहीं। तो व्हेन वी गो इनटू द डिटेल, अब ये तो हो गए सेंटर के। ओके, ये है ज्यादा पावरफुल लोग, बहुत पावर है इनके पास। ओके, सबसे ज्यादा रैंक में 1 पावर किसके पास है? इसके पास है, इसके पास भी है, इसके पास भी अच्छी है, इसके पास ठीक ठाक है। ओके, अब ये सारे लोग मिलके काम करते हैं। ओके, ये सारी सब छोटी बातें होती हैं। आईएएस बड़ा है या फिर आईपीएस बड़ा है, कोई किसी से बड़ा नहीं है, सब अपने डिपार्टमेंट को हैंडल करते हैं। तो व्हेन वी अंडरस्टैंड अबाउट दिस, तो ये तो हो गए सेंटर के एम्प्लॉइज। ओके, अब स्टेट में भी एम्प्लॉइज चाहिए। हर स्टेट कहेगी कि भाई मेरा भी एम्प्लॉय होना चाहिए, तो वहां पे स्टेट में कौन से आ जाएंगे? पीसीएस। ठीक है, और स्टेट की जो ऑर्गेनाइजेशन हो गई उसको हम क्या बोल देंगे? एसपीएससी। और ये सेंटर वालों को हम क्या बोल देंगे? यूपीएससी। ओके, तो स्टेट लेवल के एग्जाम हो गए। तो जैसे आईपीएस में जैसे ही आप क्लियर करेंगे, आप क्या लगेंगे? एएसपी। ओके, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट पुलिस, और भी कुछ लगा सकते हैं, अलग अलग पोस्ट होती हैं। तो वैसे ही आप पीसीएस जैसे क्लियर करेंगे तो आपको क्या लगाया जाएगा? डीएसपी। ओके, बड़े डिटेल्ड है। क्या डीएसपी आईपीएस बनेगा? हाँ, वो बनेगा। कितने टाइम पीरियड बाद बनेगा? सेंटर को कब ली जाएगी? बहुत डिटेल्ड प्रोविजंस होते हैं। इतनी चीजें बताने का टाइम नहीं है अभी, तो बस आप जितना इंपॉर्टेंट है वो सुनते रहिए। ओके, तो सबसे पहले मैं आईएएस के बारे में आपको थोड़ा डिटेल में बताना चाहूंगा। तो जिसके लिए सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स एस्पायर करते हैं। ओके, maximum number of students go for the IAS। Okay, so when we discuss about the Indian administrative service, okay, one of the most important as well as the prestigious service, आपका एग्जाम क्लियर हुआ, आप आईएएस बन गए, बहुत अच्छी बात है ये। देन आफ्टर दैट इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आप क्या लगेंगे? आपने एग्जाम क्लियर किया, यू गॉट इनटू द गुड काइंड ऑफ रैंक, तो या तो आपको लगा दिया जाएगा एसडीएम। ओके, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, या फिर आपको लगा दिया जाएगा एडीएम, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, या फिर आपको लगा दिया जाएगा किसी विभाग में सेक्रेटरी, या फिर आपको लगा दिया जाएगा एसओ, सेक्शन ऑफिसर, एटसेट्रा एटसेट्रा। एवरीवन इज क्लियर विद दिस और नॉट? तो समझिए इसे, आपने आईएएस क्लियर किया, आई एम सॉरी, आपने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन क्लियर किया, भगवान की कृपा हुई आपको आईएएस भी मिल गया, अच्छा कार्डर मिल गया आपको। ओके, ये भी बहुत डिटेल्ड बातें हैं। कार्डर एलोकेशन कैसे होता है, आपकी स्टेट में सर्व करेंगे, वो भी मैं आपको बता दूंगा बाद में। तो आपको सबसे पहले क्या लगाया जाएगा? वो डिपेंड करता है, हर स्टेट का अपना होता है। या तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको डायरेक्ट सेंटर में भेज दिया जाए, ये डिपेंड करता है, ये हर साल चेंज होती रहती है चीजें। कई बार सेंटर में भेज देते हैं, कई बार स्टेट में भेज देते हैं। एवरीवन इज क्लियर अप टू दिस ना? मैं आगे बढ़ सकता हूँ, यहाँ तक सबको समझ आ रहा है अब तक? प्लीज टेल मी यस और नो। everyone is getting the clarity about this ना? ओके ओके, चलो ठीक है, फिर सुनते रहिए आराम से, ध्यान से जो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो या तो आपको सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, ओके, एसडीएम लगा दिया गया। एसडीएम बन के आप अलग अलग विभागों को संभालेंगे। अभी एक एक टॉपिक बहुत डिटेल है और मैं सब आपको पढ़ा सकता हूं, बट अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे आप एसडीएम लगेंगे, आपके पास पुलिस पावर्स भी होंगी और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स भी होंगी। एसडीएम, व्हाट इज एसडीएम? सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। एडीएम,
एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, ये दोनों किसको रिपोर्ट करेंगे? जब मैं इन दोनों में से एक वर्ड निकालूंगा तो वो क्या आया? डीएम। तो डीएम के पास काम बहुत होगा ना, तो डीएम अकेला तो पूरा टाइम काम नहीं कर सकता बेचारा, तो उसको अलग अलग ऑफिसर्स असिस्ट करेंगे। ओके, न्यू दिल्ली में हमारे याद रखिए, न्यू दिल्ली में पुलिस ज्यादा पावरफुल है, आईएएस कम पावरफुल होता है, वो अलग चीज है। ओके, तो एसडीएम की जब मैं बात कर रहा हूं, एसडीएम सपोर्ट करेगा एडीएम साहब को। रेवेन्यू के केसेस हैं, किसी की गिरफ्तारी के केसेस भी देख लेता है कई बार एसडीएम, फायर केसेस हो गए, रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल्स हो गए। कई बार आप देखिएगा कई सारे एरियाज में जो रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल्स है, हमारे न्यू दिल्ली में तो स्पेशली, वो सारा काम एसडीएम का ही होता है। एवरीवन इज क्लियर विद दिस और नॉट? सो व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट एसडीएम, तो एसडीएम, एडीएम एंड डीएम, तो अगर हम इसको रैंक के हिसाब से रखें, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, जब इनकी बात कर रहे हैं डीएम साहब की हम बात करते हैं, तो एसडीएम की जो पोस्ट है ये सेंटर से भी आ सकती है और ये स्टेट से भी आ सकती है, ये भी डिपेंड करता है। कई स्टेट्स एसडीएम अपने पीसीएस से लगाती हैं और कई बार सेंटर भी एसडीएम को रिक्रूट करता है, डिपेंड करता है, ये अलग अलग सर्कमस्टांसेस है इसके अंदर। क्योंकि एक बात याद रखिएगा, इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वर्ल्ड का सबसे कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, सबसे ज्यादा। इवन जिनको 20-20 साल हो गए आईएएस आईपीएस बने, वो भी बहुत सारी पोस्ट के बारे में नहीं जानते। ओके, आपको कोई बुक भी नहीं मिलेगी इसके ऊपर इतनी आसानी से। ओके, सो व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस, तो ये लगोगे आप। ओके, आपने 3 साल मान लीजिए एसडीएम रहे, फिर 2 साल एडीएम रह लिए, फिर आपको डीएम बना दिया जाएगा। एक्सपीरियंस अच्छा हो गया, अब आपको 3-4-5 साल का, डिपेंड करता है, किसी को 2 साल में भी डीएम बनाए थे, किसी को 3 साल में, किसी को 6 साल में, डिपेंड करता है ये हर चीजों के ऊपर, टेन्योर, एक्सपीरियंस, आपका वर्क कल्चर कैसे, बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। तो उसके बाद आपको डीएम बना दिया जाएगा। ओके, डीएम के बाद ऐसा नहीं है कि सारे आईएएस डीएम ही बनते हैं, ये भी याद रखिएगा। ओके, या फिर अगर ये नहीं लगा रही गवर्नमेंट, तो आपको सेक्रेटरी लगा दिए कि फला फला डिपार्टमेंट में, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में इसको सेक्रेटरी लगा दिया जाए। बिल्कुल आप यंग ट्रेनी है, ओके, यंग रिक्रूट है, फला फला डिपार्टमेंट में इसको सेक्रेटरी लगा दो, फला फला डिपार्टमेंट में, हॉर्टिकल्चर में, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, लैंड एक्विजिशन डिपार्टमेंट में, सीपीडब्ल्यूडी में, किसी भी डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी। आप वहां पे किसी आईएएस को असिस्ट कर लेंगे, उसे सीखेंगे साल 2 साल 2-3 साल, फिर आपको डेप्यूटी आपको लगा दिया जाएगा। देन आफ्टर दैट सेक्शन ऑफिसर, ये भी आईएएस ही है। आप बिल्कुल आपने एग्जाम क्लियर किया, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट में किसी में भी एसओ लगा दिया गया, आईएएस ही है, बात एक ही है, कोई ऐसी बात नहीं है। सेक्शन ऑफिसर लगा दिया गया ताकि आप सीखें। कभी आपको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर भेज दिया, कभी आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर भेज दिया, कभी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर भेज दिया, कभी किसी रेलवे के डिपार्टमेंट में भेज दिया, अलग अलग 3-4 साल ऐसे घुमाया, आपने काफी कुछ सीखा वहां से, आप आईएएस तो है ही है। और अब उसके बाद आपको कहा कि चलो 3-4 साल तुमने काफी सीखे, अब उस स्टेट में जाके तुम डीएम लग जाओ, तुम्हें हम एलोकेट कर देते हैं। तो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स और डिटेल्ड प्रोसीजर्स रहते हैं इसके। ओके, सो जो बेसिक आपको मिलेगा दैट इज अबाउट द एसडीएम, एडीएम, सेक्रेटरी, एसओ। अब इसका जो काफी सारे स्टूडेंट्स को रहता है कि व्हाट इज द सैलरी, कभी भी लाइफ में ऐसा छोटा सवाल कभी नहीं पूछना कि हाउ मच इज द सैलरी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, या फिर आपको क्या लेना देना है। व्हेन यू वांट टू सर्व, जो सर्व करना चाहता है वो सैलरी जैसी छोटी बात को नहीं किया करता। ओके, बट हाँ मैं आपको बता देता हूं उसके लिए, ये भी कितनी सैलरी होगी, डीएम की सैलरी बता देता हूं मैं आपको कि सैलरी कितनी होगी। ये भी हर स्टेट का अपना स्ट्रक्चर होता है। उत्तर प्रदेश अपने हिसाब से देता है, हरियाणा अपने हिसाब से, कर्नाटक अपने हिसाब से, केरल अपने हिसाब से, पंजाब, सबका अपना स्ट्रक्चर होता है। वैसे अगर आप जो एवरेज सैलरी अगर मान के चले, तो डीएम को अप्रोक्सीमेट जो एवरेज पर मंथ सैलरी है, ओके, दैट इज बिटवीन 75,000 to 90,000। ओके, सब स्टेट्स का अपना रहता है। एवरेज आप मान लीजिए, कुछ स्टेट्स ऐसी भी है 36,000 भी मिलती है जिनमें, ओके, 36,000 मिलती है, तो उसके साथ एलोकेशंस बहुत ज्यादा होती हैं। You will be having the almost 3 to 4 private vehicles that will be given by the government to you. उसके अलावा आपको एक काफी बड़ा बंगलो दिया जाएगा रहने के लिए। Then after that you will be given almost approximately 8 to 12 security guards. ये भी डिपेंड करता है उस स्टेट के ऊपर कि वो कितना रखते हैं उनके लॉ के अकॉर्डिंग। 8 to 12 security guards दिए जाएंगे। बहुत सारे प्रोविजन, बहुत सारी होती हैं, ऐसी बात नहीं है। वो सैलरी घूम करके 2-2.5 लाख तक पहुंच जाती है। ओके, तो अप्रोक्सीमेटली 75 से 90,000 के बीच में आप मान सकते हैं, 70 to 90,000 के बीच में मान सकते हैं डीएम की सैलरी। कई बार ऐसे भी होता है कि एसडीएम की सैलरी डीएम से भी ज्यादा हो सकती है, क्योंकि वो पीसीएस अधिकारी है, उनके स्टेट का है, वो कहते हैं हम अपने स्टेट वाले को ज्यादा देंगे। डिपेंड होता है, ये काफी सारी चीजें होती हैं,
तो बेस्ड अपॉन दैट यू विल गेट द गुड अमाउंट ऑफ सैलरी, बट सैलरी यू शुड नॉट टू बी सिंपलाइज्ड। ओके, तो जो हम डीएम की बात करते हैं, तो डीएम की पोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है? डीएम की पोस्ट हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगी, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि ना डीएम की पोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है इसकी भी मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से समझिए इसे, कि डीएम की पोस्ट इसलिए इंपॉर्टेंट रहती है क्योंकि वो एक नर्व सेंटर है। जैसे देश का कौन है हेड? पीएम। स्टेट का हेड कौन है? द हेड। जो पूरे देश को संभाल रहा है इट विल बी द प्राइम मिनिस्टर, जो स्टेट को संभाल रहा है इट विल बी द चीफ मिनिस्टर, एंड हु विल हैंडल द डिस्ट्रिक्ट? डिस्ट्रिक्ट को हैंडल करेगा डीएम। ओके, मतलब डिस्ट्रिक्ट में हमारी कोई प्रॉपरली पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन या पॉलिटिकल पोस्ट नहीं होती, तो फाइनल अथॉरिटी हमारे यहां पे आ जाती है, दैट इज ऑफ द डीएम। ओके, डीएम होंगे, डीएम को और बहुत लोग असिस्ट करेंगे, एसडीएम है, एडीएम है, तहसीलदार है, नायब तहसीलदार है, कानूनगो है, गिरदावर है, पटवारी है, ये तो आपने नाम भी नहीं सुने होंगे बहुत सारे, तो ये सारे लोग असिस्ट करेंगे उन्हें, डीएसपी असिस्ट करेंगे, एसपी साहब असिस्ट करेंगे, सारे एक टीम वर्क की तरह काम करते हैं। ओके, जिला दंडाधिकारी, जिले के जितने भी उस जिले का जो जुरिडिक्शनल पावर है, सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, सीपीसी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एंड आईपीसी इंडियन पिनल कोड, ये तीनों लोग डीएम की भी पावर बताते हैं। ओके, तो ये एट द यूनिवर्सिटी लेवल, तो ये तीनों बताते हैं कि लाइक सेक्शन 20 सीआरपीसी टॉक्स अबाउट दैट the state government is having the power to appoint as many as magistrates in the state। ध्यान से सुनिए, सेक्शन 20 कहता है, सेक्शन 20 सब क्लोज 4 वो भी बोलता है that the state government is having the power to appoint as many as magistrate in the state। Out of all the magistrate, one will be the district magistrate। सारे मैजिस्ट्रेट्स में से जो सबसे इंपॉर्टेंट मैजिस्ट्रेट होगा वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होगा, जो कार्यपालिका का होगा, जो एडमिनिस्ट्रेशन का होगा। तो लॉ कहता है कि और भी कोई मैजिस्ट्रेट होता है, हाँ, कानून कहता है एक और मैजिस्ट्रेट होता है, वो होता है जुडिशरी का क्लास 1 मैजिस्ट्रेट, जिसको आप जज भी बुलाते हैं। वो मैजिस्ट्रेट अलग है, ये मैजिस्ट्रेट अलग है। व्हाट इज मैजिस्ट्रेट? हु मैजिस्टर्स, हु मैनेजेस इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, उसको बोला जाता है मैजिस्ट्रेट, जिसके पास कानून के अधिकार के अंतर्गत पावर दी गई है कि वो कानून को एनफोर्स करे लोगों की भलाई के लिए, उसे मैजिस्ट्रेट बोलते हैं। तो ये तो हो गई आईएएस के पास। आईएएस के बारे में थोड़ा बहुत 0.1% बताया है मैंने आपको। ओके, कहानी बहुत लंबी है, तो एक जो आपका बेसिक था वो मैंने आपको बता दिया। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द अदर सर्विस। ओके, द अदर इज द नेक्स्ट सर्विस इज द इंडियन पुलिस सर्विस। ओके, सो व्हेन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस, तो जब इंडियन पुलिस सर्विस जो है, ओके, तो जब हम इंडियन पुलिस सर्विस की बात करते हैं तो इसका क्या काम है? पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, सिविल राइट्स को प्रोटेक्ट करना, रायट्स ना हो एरिया के अंदर, ये सारे काम किसके हैं? दैट इज ऑफ द इंडियन पुलिस सर्विस के। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, सिविल राइट्स को प्रोटेक्ट करना, रायट्स ना हो, क्राइम कंट्रोल, ओके, ये सारे काम पुलिस के आते हैं। देखिए, एक एक वर्ड के अंदर एक एक लेक्चर छुपा हुआ है। ओके, कानूनी प्रक्रिया, लॉ एंड ऑर्डर अपने आप में बहुत अलग टॉपिक है। ये लॉ में तो बहुत डिटेल में पढ़ाता हूं मैं लॉ एंड ऑर्डर, कि लॉ एंड ऑर्डर पुलिस का सब्जेक्ट कैसे है। वैसे लॉ एंड ऑर्डर की जो पावर है ये आईएएस के पास होती है, ये भी याद रखिएगा। जिले में दंगा हो गया, ओके, लाठी चार्ज की परमिशन देनी है, फायरिंग की परमिशन देनी है, आंसू गैस के गोले छोड़ दिए जाएं, हवाई फायरिंग की परमिशन देनी है, लोगों के ऊपर फायरिंग की परमिशन देनी है, ये सारी परमिशन फाइनली डीएम साहब देंगे। पुलिस वाले आईपीएस जो है वो ये सारी पावर्स को अकेला यूज नहीं कर सकता, ऊपर की अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करना होगा, आईएएस को बताना होगा कि हम आंसू गैस को यूज करने जा रहे हैं, रैपिड एक्शन फोर्स को बुला रहे हैं, कंडीशन ज्यादा खराब हो गई है, हवाई फायरिंग करनी पड़ेगी, लाठी चार्ज करना पड़ेगा, हवाई फायरिंग से बात नहीं बन रही तो वाटर कैनॉन्स, सुना होगा ना आपने, वाटर कैनॉन्स की पानी मारा जाता है लोगों के ऊपर भीड़ को तितर बितर करने के लिए, या फिर
यू अंडरस्टैंड अबाउट द कि अब नहीं आ रहा, शूट एट साइड का ऑर्डर दे दीजिए, सबको डीएम साहब देंगे, डीएम ऊपर बात करेगा, डीएम अकेला नहीं ऑर्डर देगा, डीएम ऊपर कमिश्नर से बात करेगा, कमिश्नर ऊपर होम सेक्रेटरी से बात करेगी कि भाई सर हम ऐसा करें या ना करें। तो पूरे एक कोऑर्डिनेशन चल रहा होता है। ओके, तो सबकी परमिशन देके फिर पॉलिटिकल विल भी आएगी बीच में। एवरीवन इज क्लियर विद दिस और नॉट? पॉलिटिकल विल तो बहुत बड़ी रहती है, पॉलिटिकल मिनिस्टर्स विल इंटरफियर। मिनिस्टर फोन करेगा डीएम को कि नहीं भाई ऑर्डर नहीं देना, गोली नहीं चलानी, उसमें मेरे लोग हैं, मेरी वोट बैंक पॉलिटिक्स है, अगले मन चुनाव है, बहुत सारी चीजें हैं जो एक दंगे को प्रभावित करती हैं। ओके, सो व्हेन वी अंडरस्टैंड दीज आर द वर्क ऑफ द पुलिस। ओके, और पुलिस में अलग अलग पोस्ट आ जाती हैं। व्हेन यू गेट रिक्रूटेड, ओके, इसकी जो ट्रेनिंग एकेडमी है दैट इज अ स्वप्ना। ओके, आप सबको पता ही होगा, मैंने इनटू द यूट्यूब लेक्चर ऑन टू माय चैनल मैंने उसके बारे में बता रखा है आपको, सारे ट्रेनिंग एकेडमीज के बारे में भी। तो स्वप्ना इज देयर, दैट इज द सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल एकेडमी फॉर पुलिस। ओके, इसका काम है पुलिस वालों को रिक्रूट करना, उनके ट्रेनिंग एकेडमी के बारे में बताना, उनको ट्रेनिंग देना। काफी लंबी ट्रेनिंग चलती है पुलिस की भी। ओके, स्वप्ना के बाद दीज आर बीइंग एलोकेटेड देयर कार्डर्स। ओके, इनको अपने कार्डर में भेज दिया जाता है। और विच आर द बेसिक पोस्ट, अलग अलग पोस्ट होती है, लाइक द एएसपी लगा दिया जाएगा आपको। ओके, एसडीपीओ, सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर, अलग अलग पोस्ट है सबका। ओके, जैसे आप न्यू दिल्ली में लगेंगे। ओके, न्यू दिल्ली में आप क्या लगेंगे? एज अ फ्रेश आईपीएस एसीपी, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। ओके, दिल्ली में एसपी वगैरह नहीं हुआ करते। एवरीवन इज क्लियर? दिल्ली में एसपी, आईजी ये नहीं हुआ करते। दिल्ली में होते हैं असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस, असिस्टेंट के बाद आएंगे एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस, आईपीएस है वो भी। फिर उसके बाद आएंगे डीसीपी साहब, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस। देन आफ्टर दैट हाउ मेनी ऑफ द स्टूडेंट दोज हु आर लिसनिंग टू मी नाउ बिलोंग टू द रोहिणी? प्लीज टेल मी, जितने स्टूडेंट हैं अभी यहाँ पर कौन कौन रोहिणी से है? Okay, there are a lot of students, those who are belonging to the area of the Rohini. Okay, तो चलो मैं आपको इसी के एग्जांपल से समझाता हूँ, सबको समझ भी आ जाएगा, जो रोहिणी के स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी समझ आ जाएगा। जब हम रोहिणी में देखते हैं तो रोहिणी एक बहुत बड़ा एरिया हो चुका है, क्राइम भी काफी बढ़ चुका है यहाँ पर। ओके, एवरीवन आई थिंक सो नो अबाउट दिस, सबको ये फैक्ट के बारे में पता होगी, रोहिणी इज वन ऑफ द टर्बुलेंट एरिया इनटू द न्यू दिल्ली, और काफी ज्यादा क्राइम रेट भी यहाँ पे हाई है। तो जब हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे एसीपी का ऑफिस अगर आपने देखा हो तो मंगोलपुरी के पास एक एसीपी का ऑफिस पड़ता है। एवरीवन इज क्लियर? बताते रहिएगा मुझे। मंगोलपुरी की जो पत्थर मार्केट है उसे आप आगे निकलते हैं तो वहां पे एक एसीपी का ऑफिस पड़ेगा, स्पेशल स्टाफ बैठता है वहां पे एसीपी का। फिर उसके बाद जब आप रोहिणी जेल की तरफ जाएंगे, ओके, रोहिणी जेल की तरफ जाते हैं तो वहां पे भी एक एसीपी बैठे हैं, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। वहां पे जो एसीपी बैठे हैं वो रोहिणी के ही हैं, बट वो आउटर डिस्ट्रिक्ट के हैं। वहीं से आप आगे बढ़ेंगे आपको विप्स मिल जाएगा, दैट इज विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज। उसके पीछे देखेंगे आप तो वहां पे भी एक एसीपी का ऑफिस है। वो असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस कौन सा है? साइबर सेल। ओके, बहुत सारे पुलिस का सिस्टम बहुत डिटेल्ड होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का तो उससे भी डिटेल है, तो मैं बस आपको बहुत बारीकी से थोड़ी बहुत चीजें बता रहा हूँ। ओके, तो असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस मंगोलपुरी बैठे हैं एक। ओके, समझाता हूं मैं आपको, ये ध्यान से सुनिएगा। एक एसीपी बैठे हैं दैट इज इनटू द मंगोलपुरी, दूसरे एसीपी बैठे हैं दैट इज नियर टू द दिस रोहिणी जेल। रोहिणी जेल के अंदर नहीं बैठे, ओके, वो तो अलग पुलिस का स्टाफ होगा। रोहिणी जेल के पास एक एसीपी ऑफिस है, अगर आप फ्लाईओवर से देखेंगे तो दिख जाएगा, काफी सारे स्टूडेंट्स अगर आउटरिंग रोड वाला जो फ्लाईओवर है ना वहां पे एसीपी का ऑफिस दिखता है आपको। ओके, वहां पे एक एसीपी का ऑफिस है। फिर उसके बाद एक और एसीपी का ऑफिस है, एसीपी साइबर सेल का। ओके, ये विप्स कॉलेज के पीछे पड़ेगा। 3 एसीपी बैठे हैं। देखिए रोहिणी जुडिक्शन बहुत बड़ा है, जुडिक्शन का भी इतना नहीं है, पीछे बवाना का एरिया, कंझावला, लॉट ऑफ एरियाज है। जिस तरह मेरे को इस एरिया का नॉलेज है उस हिसाब से बता रहा हूँ। ओके, मैं तो जुडिक्शनल एरिया भी बहुत बड़ा है, टेरिटोरियल एरिया भी बहुत बड़ा है,
ज्योग्राफिकल एक्सटेंट भी बहुत बड़ा है, और सबसे बड़ी बात पॉपुलेशन सेगमेंटेशन बहुत बड़ा है। एवरीवन इज क्लियर अप टू दिस और नॉट? सबको समझ आ रहा है ना यहां तक? एवरीवन, यस यस और नो? एवरीवन इज गेटिंग अप टू दिस? ओके, तो पॉपुलेशन सेगमेंटेशन बहुत बड़ा है, एरिया का जुडिक्शन बड़ा है, ज्योग्राफिकल एक्सटेंट बड़ा है, टेरिटोरियल एक्सटेंशन बड़ा है, तो उतने ही ऑफिसर्स की जरूरत पड़ेगी। जितने भी जो पुलिस स्टेशन वाले हैं वो इनको रिपोर्ट करेंगे, एसएचओ, इंस्पेक्टर वगैरह जो भी हो गए वो इनको रिपोर्ट करेंगे। अब ये एसीपी एक हो गए, ये दूसरे एसीपी हो गए, ये तीसरे एसीपी हो गए। अब ये तीनों कहां पर रिपोर्ट करेंगे? शायद से काफी सारे स्टूडेंट्स को पता होगा, ओके, जो एक्टिव रहते हैं। ओके, एक डीसीपी का ऑफिस खुला है, डीसीपी बेगमपुर, अभी खुला है, दो तीन साल हुए हैं, ज्यादा टाइम नहीं हुआ। पता है किसी को? हैव यू हर्ड अबाउट? जब आप रिठाला को क्रॉस करते हैं ना, रिठाला को क्रॉस जब आप करते हैं तो रिठाला को क्रॉस करने के बाद बेगमपुर कंजावला रोड की तरफ जाते हैं, तो वहां पे डीसीपी साहब का ऑफिस खुला है। दैट इज द डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस। ओके, पी जरूर लगाना है। पुलिस, डीसी एडमिनिस्ट्रेशन में भी होते हैं, डीसी रेवेन्यू के भी होते हैं, आईआरएस, डीसीपी डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस। ओके, ये तीनों एसीपी मिलकर किसको रिपोर्ट कर रहे हैं? दैट इज टू द डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस बेगमपुर। ओके, डीसीपी तो बहुत बड़ी चीज हो गया, एसीपी भी अपने आप में काफी बड़े हैं, बट नए हैं, रिक्रूट्स हैं। ओके, एवरीवन इज क्लियर टू दिस? चलो आगे बढ़ते। ये तीनों एसीपी ने डीसीपी साहब को रिपोर्ट किया। डीसीपी साहब किसको रिपोर्ट करेंगे? डीसीपी विल रिपोर्ट टू होम? यस, प्लीज टेल मी, द डीसीपी विल रिपोर्ट टू होम? एनी आइडिया? नो नो नो, डीएम का तो यहां पे कोई रोल ही नहीं है। कमिश्नर नहीं, नो नो नो, नॉट एडिशनल कमिश्नर, नो नो नो, नो सेक्रेटरी। डीजीपी तो होता ही नहीं दिल्ली में, दिल्ली में डीजीपी है ही नहीं। नो, नोट टू द सीएम, समझिए, रुक जाइए। तो द डीसीपी, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस, विल रिपोर्ट टू द जेसीपी। ओके, जेसीपी कौन है? ज्वाइंट कमिश्नर पुलिस। ये जेसीपी साहब को रिपोर्ट करेंगे। ये डायरेक्टली या तो जेसीपी को रिपोर्ट करेंगे या फिर सीपी को, कमिश्नर पुलिस को। सीपी कमिश्नर तो इसका भी है, एमसीडी का, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली का, तो सीपी लिखना है, दैट इज द कमिश्नर पुलिस। कमिश्नर साहब को रिपोर्ट करेंगे डीसीपी साहब कि सर हमारे एरिया में ये है, इतनी एफआईआर हुई थी, ये इश्यूज है। एसीपी भी डायरेक्टली सीपी को मिल सकते हैं, बट ये तीनों इनको रिपोर्ट करेंगे। डीसीपी साहब जेसीपी को रिपोर्ट करेंगे, दैट इज ज्वाइंट कमिश्नर। ज्वाइंट कमिश्नर सीपी को, कमिश्नर पुलिस इज द हेड, रैंक 1 इनटू द दिल्ली। ओके, इनके बीच में और भी बहुत सारे हैं, स्पेशल कमिश्नर, ओके, एडिशनल ज्वाइंट कमिश्नर, क्योंकि कमिश्नर पुलिस इतना, दिल्ली का पॉपुलेशन बहुत बड़ा है, 2.5 करोड़ लोग हैं, इतना काम कौन संभालेगा? क्राइम रेट बहुत ज्यादा है, इधर गोली चल गई, उधर रेप हो गया, उधर करप्शन का चार्ज आ गया, फिर वीवीआईपी की सिक्योरिटी भी दिल्ली पुलिस देखती है, ये सब काम देखना है। तो कमिश्नर पुलिस को और एडिशनल लोग दे दिए थे, लाइक द जेसीपी, ज्वाइंट कमिश्नर पुलिस। ज्वाइंट मतलब एडिशनल कमिश्नर, बट ज्वाइंट बोला जाएगा उसे। वो ज्वाइंट कमिश्नर पुलिस सीपी साहब को रिपोर्ट करेगा कि सर ये काम है। कमिश्नर पुलिस विल रिपोर्ट टू द होम सेक्रेटरी आईएएस, मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। और कमिश्नर पुलिस और होम सेक्रेटरी आईएएस इंडिया, वो दोनों मिलके अमित शाह जी को भी रिपोर्ट करेंगे। ठीक है कि नहीं? तो ये एक प्रोपोर्शन मैंने बहुत बारीकी से, बहुत छोटा मोटा आपको बताया इसके बारे में। ओके, तो दिल्ली में बहुत सारे एसीपीज होंगे, बहुत सारे डीसीपीज होंगे, बहुत सारे जेसीपीज होंगे। ओके, और बट ये सीपी जो होगा वो एक ही होगा, दैट इज कॉल्ड एज द कमिश्नर ऑफ पुलिस। और भी नोट, तो दिल्ली में एसपी साहब नहीं हुआ करते, ये बात याद रखिएगा। ओके, दिल्ली में डीएम का ऑफिस तो होगा, यहाँ का डीएम का ऑफिस है तो सही कंजावला के अंदर। ओके, तो डीएम का ऑफिस होगा, वो तो एडमिनिस्ट्रेशन वाले हैं, वो तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम संभाल रहे हैं। ये पुलिस वाले हैं, ये पुलिस का काम संभालेंगे। दिल्ली में दंगा हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन को रिपोर्ट करेंगे, बट दिल्ली में मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था, आपको सुनना चाहिए था ध्यान से, कि दिल्ली में एडमिनिस्ट्रेशन की पावर कम है, पुलिस की पावर ज्यादा है। ओके, दिल्ली पुलिस एक स्पेशल पुलिस के अंदर आती है, चाहे उसमें कमिश्नर हो, चाहे उसमें कोई छोटा मोटा कांस्टेबल ही हो, सारे स्पेशल पुलिस के पार्ट हैं। डेस्पा जिसे बोला जाता है, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946। ओके, उसके अंदर नहीं मैं जाना चाहूंगा। ओके, सो व्हेन वी अंडरस्टैंड अबाउट दिस, हाँ, अब जैसे कुछ स्टूडेंट्स को क्वेश्चन राइज होता है कि सर वो सीएम को रिपोर्ट नहीं, सीएम का तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया ना,
सीएम को तो रिपोर्ट कर ही सकता है डीसीपी। सीएम ने बोला कि आओ भाई मिलने, ये काम है, क्या चल रहा है, रोहिणी में कोई दंगा हो गया, रोहिणी में किसी का मर्डर हो गया, तो सीएम तो डायरेक्ट, वो तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लोग हैं। पॉलिटिक्स, पुलिस, आईएएस सब अलग है, सब इकट्ठे मिलकर भी काम करते हैं, सब अलग अलग भी काम करते हैं। बट जो दिल्ली पुलिस है, ये आईपीएस वगैरह हो गए, ये ज्यादा सेंटर को रिपोर्ट करेंगे, सीएम को ज्यादा रिपोर्ट नहीं करेंगे ये लोग, नहीं तो ज्यादा ये गवर्नर को करेंगे। ओके, हाँ बिल्कुल 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 अनिल, दिल्ली में एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट भी अलग है, मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं डिस्कस करूंगा क्योंकि बाकी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे। दिल्ली में एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट भी अलग है, पुलिस डिस्ट्रिक्ट भी अलग है और पॉलिटिकल डिस्ट्रिक्ट भी अलग है, याद रखिएगा। ये भी बड़ा डिटेल टॉपिक है, कभी लाइफ में टाइम मिला तो मैं समझा दूंगा। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट अलग होता है, पुलिस डिस्ट्रिक्ट अलग होता है और पॉलिटिकल डिस्ट्रिक्ट अलग होता है। जो आपका विधानसभा क्षेत्र है, जैसे रोहिणी विधानसभा नहीं लगता पूरा, ठीक है कि नहीं? काफी जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स को पढ़ते हैं उन्हें पता है कि नहीं, यस और नो? रोहिणी प्रॉपर विधानसभा नहीं लगता ना, गॉट विद दिस और नॉट? बट रोहिणी का पुलिस डिस्ट्रिक्ट ये अभी बना है, ज्यादा साल नहीं हुए, पहले रोहिणी पुलिस डिस्ट्रिक्ट नहीं था, ये अभी बना है पुलिस डिस्ट्रिक्ट भी। ओके, सो व्हेन वी अंडरस्टैंड अबाउट दिस इज द सिस्टम ऑफ द इंडियन पुलिस सर्विस। ओके, थोड़ा बहुत मैंने आपको आइडिया दे दिया है, दैट इज फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द न्यू दिल्ली। स्टेट लेवल पे ये अलग है। ओके, सो लेट्स गो टू द फर्दरमोर आईएफएस के बारे में जानते हैं। ओके, पोस्ट भी सबसे ज्यादा कम होती है इसकी, वेरी लेस काइंड ऑफ पोस्ट आर देयर। तो आईएफएस का काम क्या होता है? देखिए पहले तो ना आईएफएस की जॉब में मजे बहुत होते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ओके, वैसे मैं ऐसे वर्ड्स को कभी यूज नहीं करा करता क्योंकि गवर्नमेंट जॉब कोई मजे लेने के लिए नहीं है, सर्विस के लिए है। आप देश के अंदर रहें चाहे बाहर रहें, क्योंकि देश के लिए प्यार होना ज्यादा जरूरी है और हम उनकी कितनी सेवा कर सकते हैं। आईएफएस का मैंने ऐसे क्यों बोला कि मजे लेने के लिए, ये नहीं कि वो फॉरेन में रहते हैं, वो यूएस रह रहे हैं, कनाडा रह रहे हैं, अपने घर को छोड़ के तो कोई भी कहीं सुखी नहीं रह सकता, ये बात आप याद रख लीजिए। चाहे आप आईएफएस बन जाइए, चाहे आप यूएस के प्रेसिडेंट ही बन जाइए, अपने घर को छोड़ के कभी भी कोई खुश नहीं होता। बिहार से लोग आए हुए हैं न्यू दिल्ली में, कर्नाटका से आए हुए हैं, केरला से आए हुए हैं, न्यू दिल्ली के लोग कहीं पे गए हुए हैं, लॉकडाउन हुआ सबको अपना घर याद आ गया, तो अपने घर जैसे सुख तो कहीं है ही नहीं। बट हाँ, जब हम बात करते हैं एज ऑफ न्यू दिल्ली, एज ऑफ इंडियन फॉरेन सर्विस और डिप्लोमेटिक सर्विस, इनका काम बहुत डिटेल है, वैसे ही मैं थोड़ा बहुत बता देता हूं मैं। इनका एक तो देखिए, इनकी ट्रेनिंग बहुत लंबी होती है, ऑलमोस्ट 3 से 3.5 साल की इनकी ट्रेनिंग है। ओके, देन आफ्टर दैट इनकी ट्रेनिंग कहां पर होती है? इनकी ट्रेनिंग होती है दैट इज एट द सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन स्टडीज, न्यू दिल्ली में ही है। इनकी ट्रेनिंग भी न्यू दिल्ली में ही होती है, 3 से 3.5 साल तक ट्रेनिंग होती है। एक एक चीज सिखाई जाती है क्योंकि आपको फॉरेन जाना है, एटिकेट्स वगैरह, एक चम्मच उठाने से लेकर छोटी से छोटी चीजें बताई जाती है, काफी सारी लैंग्वेजेस सिखाई जाती है। ओके, तो 3 से 3.5 साल तक इनकी ट्रेनिंग होती है। ये मत सोचिएगा कि आप आईएफएस लगे तो आपको डायरेक्ट लगा दिया जाएगा यूएसए में, पाकिस्तान में भी लग सकते हैं, अफगानिस्तान में भी लग सकते हैं, बट वहां पे आप राजा होंगे उस एरिया के, कि वहां पे आपकी काफी शक्ति होगी। ओके, क्योंकि आप दूसरे देश के नुमाइंदे हैं। पाकिस्तान का भी जो यहां पर इंडिया में जो नॉमिनी होगा उसकी बहुत रिस्पेक्ट और हमें उसे प्रोटेक्ट करना होगा। तो आईएफएस का काम सिर्फ ये नहीं है, यूएन में भी सर्व कर सकते हो आप, वर्ल्ड बैंक में भी सर्व कर सकते हो, देन आफ्टर दैट यू मे सर्व इनटू द आईएमएफ आल्सो, नाटो में भी सर्व करते हैं हमारे यहाँ के आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस। तो काफी सारे डिटेल्ड प्रोविजंस हैं। ओके, यूएस में कोई इंपॉर्टेंट एजेंसी है उसमें सर्व कर सकते हैं आप, डिपेंडिंग अपॉन द टाइम एज वेल एज द सर्कमस्टेंस। सो व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस, तो दिस इज अ डिटेल अबाउट द आईएफएस। देन वी आर हैविंग द आईआरएस, दैट इज द इंडियन रेवेन्यू सर्विस। इसकी ट्रेनिंग आप शायद से आप स्टूडेंट्स को पता होगा, दैट इज इट इज बीइंग लोकेटेड इनटू द place like this, the training of IRS, NADT is. NADT is the training, National Academy of Direct Taxes. Okay, मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा कि इन सब चीजों को अच्छे तरीके से समझने के लिए वो वीडियो देख लीजिएगा जो मैंने भेजा था, that is of the list of the post of the civil services, okay, on the YouTube channel. Okay, so when we are understanding about this, IRS का वो काम होता है। तो when we are going to understand in detail, आप में से एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था, ओके, कार्डर या फिर जोन, ये भी थोड़ा बहुत बता देता हूं मैं। वैसे बहुत डिटेल टॉपिक है, थोड़ा बहुत मैं आपको बता दूंगा। कार्डर और जोन क्या होते हैं
जिस स्टेट या फिर एरिया में आप सर्व करने जा रहे हैं उसे बोला जाता है कार्डर या फिर जोन। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इसके मैं आपको एग्जाम्पल देके सबको समझना है टॉपिक। पहले तो आप ये बताइए, एवरीवन वांट टू अंडरस्टैंड अबाउट द टॉपिक ऑफ द कार्डर और जोन, प्लीज टेल मी, तभी बताऊंगा इसके बारे में। ओके ओके ओके, देखिए जब हम इसकी बात करते हैं ना, अब ना जो आपके, पहली बात तो ये बात याद रखिएगा, जो कार्डर और जोन है ना, ये सिर्फ 2-3 सर्विस के ही होते हैं, कहीं आपको गलतफहमी हुई, आईएएस आईपीएस वगैरह के ही होते हैं कार्डर वगैरह, इस बात को याद रखिएगा, 99% स्टूडेंट को नहीं पता होगा। बाकी सारी सेंटर सर्विस है, तो सेंटर सर्विस वो अलग टॉपिक है, कल बता दूंगा उसके बारे में। तो जब कार्डर और जोन की बात कर रहे हैं, मान लीजिए मैं बिलोंग करता हूं कर्नाटका से, ओके, मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस है आईएएस, मेरी सेकंड प्रेफरेंस है आईपीएस, थर्ड है आईएफएस, फोर्थ है आईआरएस। तो मैं कर्नाटका से बिलोंग करता हूं, तो मैं जनरली जब मैं अपना फॉर्म भरूंगा, दैट इज ऑफ द इंटरव्यू, समन्स आ जाएंगे मेरे नाम के, जब मैं इंटरव्यू का फॉर्म भरूंगा, तो मैं अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस क्या दूंगा? कर्नाटका, कि मुझे कर्नाटका चाहिए। तो मैं सोचूंगा चलो यार, अगर वो कर्नाटका ना मिला तो मैं आसपास की कोई स्टेट भर देता हूं, केरला, कम से कम अपने घर के पास तो हूं। केरला के अलावा मैं भर दूंगा तमिलनाडु, यही करते हैं ना हम लोग। तमिलनाडु के अलावा मैं भर दूंगा दैट इज अबाउट द दिस महाराष्ट्र, देन आंध्रा, इस तरीके से। ओके, जब मैंने इंटरव्यू दिया है, मेरी प्रेफरेंस ये नहीं थी। ओके, माय फर्स्ट प्रेफरेंस वाज द जम्मू एंड कश्मीर। ओके, मेरी पहली प्रेफरेंस ही जम्मू एंड कश्मीर थी। लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट दिस। तो हम ये प्रेफरेंस दिया करते हैं जनरली कि कर्नाटक, अगर मैं कर्नाटका से बिलोंग करता हूं तो कर्नाटका के आसपास, कर्नाटका में नहीं हुआ तो आसपास की कोई स्टेट में मुझे एलोकेशन मिल जाएगा। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मोदी सरकार ने ये सिस्टम ही खत्म कर दिया है। गवर्नमेंट ने, कार्डर तो है, कार्डर की जगह एक नया सिस्टम ले आए जोन का। कल नहीं तो मैं आपके लिए डाफ लाऊंगा। आई एम हैविंग द डाफ ऑफ अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाफ है मेरे पास, वो लाऊंगा, कभी आप क्लास में मिलेंगे तो सबमिट भी करूंगा। तो मोदी सरकार ने क्या किया कि जोन बना दिए। अब जोन में क्या है, मान लीजिए जोन 1 है, ओके, जोन 1 में 5 स्टेट्स दे दी, फिर जोन 2 में 5 स्टेट दे दी, जोन 3 में 5 स्टेट दे दी, जोन 4 में 5 स्टेट दे दी। तो मान लीजिए आपका प्रेफरेंस है, आपने जोन 1 भरा, मान लीजिए जोन 1 में हिमाचल, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार। आप मान लीजिए बिलोंग करते हैं बिहार से, तो आप जोन 1 भर देंगे। ओके, अब बिहार में मान लीजिए आपका रैंक नीचे आ गया या फिर कोई भी सर्कमस्टांस आ गया, आपको बिहार नहीं मिला, तो आपको जोन 2 की फर्स्ट स्टेट दी जाएगी। एवरीवन इज क्लियर विद दिस और नॉट? तो समझते हैं हम। मान लीजिए जोन 2 है, जोन 2 में कौन सा एरिया है? मध्य प्रदेश, मान लीजिए राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु। तो जोन 2 की जो फर्स्ट स्टेट होगी वो दी जाएगी, अगर उसमें जगह हुई तो। अगर मान लीजिए उसमें भी नहीं है तो जोन 3 में फेंक देंगे, वो आपको उठा के। डिपेंड करता है, ओके, आप किसकी जुरिडिक्शन में, किसकी समझदारी में अपना डाफ। देखिए प्रीलिम्स का तो फॉर्म खुद भर लेंगे आप, कोई बड़ी बात नहीं है, उसके लिए मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा। बट जब मेंस रिटर्न के फॉर्म भरेंगे ना, और जब इंटरव्यू के समन्स भरेंगे, तो वो जरूर किसी एक्सपीरियंस्ड इंसान की जुरिडिक्शन में भरिएगा। वो गलत हो गया ना तो लाइफ खराब हो जाएगी। तो यू विल अंडरस्टैंड कि मुझे मेरा होम कार्डर नहीं मिला, मैंने रैंक भी मैं टॉप 10 में ले आया, टॉप 50 में ले आया, और फिर आप सोच रहे हैं कि आपको उठा के फेंक दिया केरला में, फिर आप बहुत ज्यादा पछताएंगे इसके ऊपर। तो अपनी लाइफ में याद रखिएगा कि किसी की जुरिडिक्शन में, ओके। जैसे अब मान लीजिए आपने पूछा व्हाट इज द कार्डर ऑफ द न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली का कार्डर का नाम क्या है? एगमट। ओके रोहन, वेरी वेरी गुड। और कोई भी कार्डर है रोहन न्यू दिल्ली का? न्यू दिल्ली का कार्डर 2 पार्ट में डिवाइड रहते हैं, दो से 3 में। एक तो जो रोहन ने बताया दैट इज द एगमट, ओके, सेकंड इज द डेनिप्स एंड द थर्ड इज द डेनिक्स, ओके।
एगमेट का मतलब क्या है? अरुणाचल गोवा मिजोरम, अरुणाचल गोवा मिजोरम यूनियन टेरिटरीज। अब दिल्ली के हैं, मान लीजिए आप दिल्ली से हैं, तो जनरल सी बात है, इट विल बी नेचुरल फॉर यू कि आप एगमट ही भरेंगे। बट ये मत समझिएगा कि आपको दिल्ली ही देगा, अंडमान एंड निकोबार, दादर और नागर हवेली भी दे सकता है, ये बात याद रखिएगा। ओके, दूसरा है डेनिप्स, दिल्ली अंडमान निकोबार इंडियन पुलिस सर्विस। अगर आप डेनिप्स में जाते हैं, ओके, तो डेनिप्स में दिल्ली अंडमान निकोबार इन तीनों एरिया में ही घूमते रहेंगे, और डेनिक्स में ये एडमिनिस्ट्रेशन वाले होंगे, दैट इज दिल्ली अंडमान निकोबार इंडियन सिविल सर्विस। तो ये दिल्ली वालों के कार्डर रहते हैं, तो ये इतना आसान नहीं है। तो दिल्ली के काफी सारे स्टूडेंट जब आप देखेंगे ना, जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं, तो वो भरते ही नहीं है एगमेट को। वो क्या करेंगे? वो भरेंगे जोन 1, फिर भरेंगे जोन 2। क्यों? क्योंकि चलो दिल्ली तो मान लो मिलने से रहा, तो एटलीस्ट उत्तर प्रदेश आसपास तो आ जाएंगे हम। दिस मेक्स अ डिफरेंस। तो जो ये बड़ी डिटेल्ड चीजें हैं, वो सोच समझ के किसी के जुरिडिक्शन में आप ये फिल कीजिएगा, ऐसे मत इसको टाइम पास करिए, कोई भी ऐसी गलती कर दीजिएगा। सो आई थिंक सो दिस इज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कार्डर ओजोन, इसके बारे में और आपको बता दूंगा। सो अप टू दिस रीडिंग टुडे इन द टुडेज लेक्चर, आज हम यहीं तक करेंगे। आई थिंक सो व्हाट आई हैव टोल्ड यू, जो मैंने आपको बताया, ये शायद से आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। ओके, कल के लेक्चर में हम और भी चीजें डिस्कस करेंगे, दैट व्हाट आर द बुक्स फॉर द सिविल सर्विसेज, कौन कौन सी हमें बुक पढ़नी चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, कौन से कंटेंट पे नहीं जाना चाहिए, येलो बुक्स जो है उन्हें क्यों नहीं खरीदना चाहिए। ओके, सेल्फ नोट्स बनाने चाहिए तो क्यों बनाने चाहिए, किस लेवल तक बनाने चाहिए, कल के लेक्चर में हम इन सब चीजों को डिस्कस करेंगे। ओके, सो टुडे वी वर डिस्कसिंग अबाउट द आईएएस, आईपीएस, ऑल दिस काइंड ऑफ पोस्ट। कल हम थोड़ा बहुत ये भी डिस्कस कर लेंगे कि कट ऑफ का क्या डिटर्मिनेशन रहता है, मेंस रिटन की कट ऑफ का क्या डिटर्मिनेशन रहता है, प्रीलिम्स की कट ऑफ का क्या डिटर्मिनेशन रहता है, इंटरव्यू में क्या सिलेक्शन का रेट रहता है, ये सब चीजें भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। ओके, एग्जामिनेशन का सक्सेस रेट कितना रहता है, ऑल दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू द टीचर। सो फॉर दिस रीडिंग टुडे I am thankful to all of you for listening to me. Okay, I will provide you further kind of details tomorrow. Okay, बाकी डिटेल्स हम कल डिस्कस करते हैं। अच्छी तरीके से इन चीजों को समझिए। ओके, आप बस ये समझिए भी कि जो आज हमने पढ़ा है सिर्फ हाईलाइट है, बाकी आपके ऊपर है, आप अपने टीचर से कितना इंटरेक्शन रखते हैं, आप मेरे से कितना इंटरेक्शन रखते हैं, बाकी और सारे टीचर्स हैं, रेस्ट ऑल टीचर्स आर हैविंग मोर नॉलेज देन मी, उनसे भी आप इंटरेक्शन रखिए। ओके, मेरे पास तो बहुत कम नॉलेज है, तो जितनी है मेरे पास मैं उतनी कोशिश करता हूँ आपको डिलीवर करने के लिए। तो जितना आप मेरे से इंटरेक्शन रखेंगे, देखिए डिपेंड करता है, आई विल नेवर कम टू यू, ओके, बिकॉज आई एम हैविंग थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स, मैं आपके पास कभी भी नहीं आ पाऊंगा। यू एवरी टाइम यू हैव टू कम टू मी, ओके, यू हैव टू कम टू मी कि सर ऐसी बात है, हम ऐसे प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अच्छे तरीके से कीजिए। एग्जाम वैसे लगता है, अकॉर्डिंग टू मी ये कुछ भी एग्जाम नहीं है। ओके, और जो इस एग्जाम को ज्यादा मुश्किल मानते हैं, फिर तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। अकॉर्डिंग टू मी दिस एग्जाम इज नॉट डिफिकल्ट, बहुत आसान एग्जाम। इफ यू विल गिव मी योर 2 to 3 years ऑफ टाइम, आई गिव यू गारंटी आई विल पुट यू इनटू द टॉप 100। ओके, बट आपको टाइम देना होगा, समझना होगा। मैंने आपको पहले ही बहुत बार समझाया है, मैंने शायद से काफी सारे स्टूडेंट सब अग्री करेंगे उस बात से, मैंने आपको पहले ही बहुत बार कहा है कि पहले एग्जाम को समझिए और किसी चीज पर मत जाइए, एग्जाम को समझिए कि एग्जाम क्या है। एग्जाम समझने में ही 1 साल लग जाएगा। आपने ना एनसीईआरटी को पढ़ना है, ना डायरेक्ट जो डिमांड है एग्जाम की वो नहीं समझनी। इफ यू आर अ सीरियस स्टूडेंट, अगर आप सच में बहुत ज्यादा सीरियस हैं, अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं सिविल सर्विसेज में, अगर आप सच में बहुत ज्यादा सीरियस हैं सिविल सर्विसेज को लेके, तो सच में उतना ही सीरियस हो जाइए आप। अदरवाइज ये एग्जाम कब उड़ के निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। अंडरस्टूड, टू बी अंडरस्टूड। और मोदी सरकार ने तो 10 पोस्ट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी रख दी हैं। The competition is very much high into the market, and I'm telling you one thing: 95% of teacher into the market. Okay, 95% टीचर, चाहे आप राजेंद्र नगर चले जाइए, चाहे आप मुखर्जी नगर चले जाइए, या फिर किसी और एपी सेंटर में चले जाइए ऑफ द सिविल सर्विसेज, 95% टीचर को एग्जैक्ट सिविल सर्विसेज के एग्जाम की डिमांड का ही नहीं पता होगा कि व्हाट इज दिस एग्जामिनेशन इज अबाउट। टीचर विल कम, दे विल प्रोवाइड यू अ लेक्चर ऑन द पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बड़ी बड़ी बातें करके चले जाएंगे, अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें मार के चले जाएंगे। एग्जामिनेशन की डिमांड का नहीं पता होगा। एग्जामिनेशन की डिमांड 5% टीचर्स को पता होगी। 5% भी शायद से मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, 3% टीचर्स मान लीजिए आप,
3% टीचर विल बी नोइंग अबाउट द एग्जामिनेशन डिमांड, और वो भी उसको क्यों पता होगी, बिकॉज दैट टीचर मस्ट हैव गॉन फॉर द इंटरव्यू एटलीस्ट ट्वाइस एंड थ्राइस, और उसका जो टेन्योर होना चाहिए. ओके, माय एज इज नॉट सो मच मोर. ओके, मेरी एज ज्यादा नहीं है, बट माय एक्सपीरियंस इनटू द सिविल सर्विसेज इज वेरी मच मोर. मेरा सिविल सर्विसेज में एक्सपीरियंस तो बहुत ज्यादा है. आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विस इन द क्लास 6. ये जो आप पढ़ रहे हैं आईएएस, एसडीएम, डीएम, एसपी, आईपीएस, आईजी, ये मैंने क्लास 10th तक पढ़ के सारे छोड़ दिए. तो एक्सपीरियंस आई एम हैविंग. ओके, हाँ, आई कैन से ऑनेस्टली कि मैं आपका एसएससी तो शायद से ना क्लियर करवा सकूं, बट आई कैन से फॉर दिस के सिविल सर्विसेज तो मुझे पता है, जितना पता है, थोड़ा बहुत तो पता है इस एग्जाम के बारे में. ओके, सो अप टू दिस वीडियो टुडे. टुमारो आई विल कैच यू ऑन द सेम काइंड ऑफ लेक्चर और चीजों के बारे में. ओके, थैंक यू.